आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है, लोकतंत्र पर हमला, वोट चोरी का महाखेल, वो भारतीय चुनावों और मतदाता सूचियों से जुड़े कुछ काफी चौंकाने वाले आरोप सामने रखता है। ऐसे आरोप जो सीधे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सवाल खड़े करते हैं। जी बिल्कुल। इसमें दावे हैं कि जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया लिस्ट में, और जो सालों पहले गुजर चुके हैं वो कथित तौर पर वोट डाल रहे हैं। तो आइए इस स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। निश्चित रूप से किसी भी लोकतंत्र के लिए इस तरह के आरोप बहुत मायने रखते हैं। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर, उसकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि स्रोत में दिए गए इन दावों को समझें और उनके क्या नतीजे हो सकते हैं उन पर गौर करें। ठीक है, तो स्रोत के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट का जिक्र किया। महादेवपुरा, हाँ। दावा ये था कि वहाँ करीब 6.5 लाख वोटर्स हैं और उनमें से लगभग 1 लाख वोट फर्जी थे। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, बल्क वोटिंग, मतलब एक ही घर से ढेर सारे वोट, गलत तस्वीरें और खासकर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, ये सब शामिल बताया गया। अच्छा, फॉर्म 6 वो तो नए वोटर जोड़ने या पता बदलने के लिए होता है ना? हाँ, वही। स्रोत का कहना है कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं था। इसका असर बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर पड़ा, जहां जीत का अंतर सिर्फ 32,000 वोटों का था। और यहाँ गड़बड़ी 1,25,000 वोटों की बताई जा रही है, कथित तौर पर। हाँ, स्रोत इसी उदाहरण से ये दिखाना चाह रहा है कि ऐसी गड़बड़ियां नतीजों को कैसे पलट सकती हैं, खासकर करीबी मुकाबलों में। सही बात है। अगर मार्जिन कम हो तो एक वोट मायने रखता है, और यहाँ तो लाखों की बात हो रही है स्रोत के हिसाब से। यही नहीं, स्रोत में राहुल गांधी का एक और दावा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, 2024 वाले। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बस 5-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए और मतदाता सूची में 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए। 1 करोड़ सिर्फ 5-6 महीने में? हाँ, और ये वो वोटर थे जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं डाला था। स्रोत यहाँ सवाल उठाता है कि क्या ये तार्किक है, इतने कम समय में इतने सारे नए वोटर? ये वाकई चौंकाने वाली संख्या है, जैसा स्रोत बता रहा है। सामान्य तौर पर तो इतनी बढ़ोतरी नहीं दिखती। क्या ये सामान्य प्रक्रिया थी, या जैसा स्रोत इशारा कर रहा है कुछ और? क्योंकि कई बार तो पूरे 5 साल में भी इतने वोटर नहीं जुड़ते। 6 महीने में 1 करोड़ जुड़ना, इसका स्पष्टीकरण जरूरी है स्रोत के अनुसार। बिल्कुल। और जब ऐसे आरोप लगते हैं तो फिर सवाल आता है सबूत का। हाँ, सबूत सबसे अहम है। यहीं पर स्रोत चुनाव आयोग की एक नीति पर ध्यान दिलाता है कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों के बाद डिलीट कर दी जाती है। 45 दिन, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठा रहा है। स्रोत पूछता है कि ये फुटेज डिलीट क्यों की जाती है? इसमें तो बस कतार में लगे लोग दिखते हैं, चेहरे दिखाने की भी जरूरत नहीं। देखिए, स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से ये नीति चुनाव याचिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि किसी भी विवाद में सीसीटीवी फुटेज एक अहम, शायद पहला सबूत हो सकता है। तो स्रोत का कहना है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि 45 दिन में अदालत जाओ, और दूसरी तरफ उसी 45 दिन के बाद वो अहम सबूत ही शायद नष्ट कर दिया जाता है। स्रोत इसे इसी तरह पेश करता है। ये सबूत इकट्ठा करने के रास्ते में ही एक तरह की रुकावट है। स्रोत में चुनाव आयोग के एक कथित तर्क का भी जिक्र है, माताओं बहनों की इज्जत, और स्रोत इसकी आलोचना भी करता है। कहता है कि वोट डालना तो एक सार्वजनिक काम है, इसे इज्जत या निजता से जोड़ने का क्या मतलब? हाँ, स्रोत का यही दृष्टिकोण है। वो ये भी कहता है कि ये विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब सबूत मांगने वाली अथॉरिटी ही कथित तौर पर सबूत देने में आनाकानी करे या उसे डिलीट कर दे। स्रोत इसे चुनावी न्याय की राह में एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखता है। अच्छा, और ये जो सबूतों से जुड़ी चिंताएं हैं, इसका एक कथित उदाहरण हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। स्रोत इसे एक केस स्टडी की तरह पेश कर रहा है। मध्य प्रदेश? हाँ, कांग्रेस नेता उमंग सिंगार के हवाले से दावा है कि राज्य की 27 सीटों पर वोट चोरी हुई है, और खास बात यह कि इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर स्रोत के अनुसार बहुत कम था, कहीं कुछ 100 वोट, कहीं कुछ 1000। बिल्कुल, ऐसी सीटें जहां हार जीत का अंतर इतना कम हो, वहां मतदाता सूची में जरा सी भी गड़बड़ी या प्रक्रिया में मामूली सी भी अनियमितता वो नतीजों पर सीधा असर डाल सकती है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। यहीं पर मतदाता सूची की शुद्धता और प्रक्रिया की पारदर्शिता का महत्व बहुत बढ़ जाता है। स्रोत सागर जिले की सुर्खी सीट का खास तौर पर जिक्र करता है। सुर्खी सीट? हाँ, यहाँ बीजेपी उम्मीदवार कथित तौर पर सिर्फ 8 वोटों से जीते। सिर्फ 8 वोट। 8 वोट, ये तो बहुत ही कम मार्जिन है।
और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो स्रोत बताता है वो ये कि चुनाव से ठीक पहले के सिर्फ 2 महीनों में इस सीट पर 9,000 नए मतदाता जोड़े गए थे। 2 महीने में 9,000 नए वोटर, उसी सीट पर जहां जीत सिर्फ 8 वोटों से हुई। हाँ, स्रोत इसी समय और संख्या के तालमेल पर सवाल उठा रहा है। और ये शायद उसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है जिसे स्रोत उजागर करने की कोशिश कर रहा है कि चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची में अचानक तेजी से बढ़ोतरी होना। बिल्कुल, स्रोत मध्य प्रदेश के और भी आंकड़े देता है। पहले 7 महीनों में 4.5 लाख वोटर बढ़े। ठीक है। लेकिन अगले सिर्फ 2 महीनों में, मतलब चुनाव से बिल्कुल पहले, 16 लाख वोटर जुड़ गए। 16 लाख 2 महीने में? हाँ, यानी रोजाना औसतन 25,000 नए वोटर। स्रोत पूछता है कि क्या ये सामान्य है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। रोज 25,000 वोटर जुड़ना, ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है या कुछ और? ये सवाल स्रोत उठाता है। और ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है जब स्रोत ये दावा करता है कि चुनाव आयोग ने खुद मध्य प्रदेश में 8.5 लाख डुप्लीकेट नाम हटाने का आदेश दिया था। अच्छा, चुनाव आयोग ने खुद आदेश दिया? हाँ, लेकिन स्रोत के अनुसार किसी भी जिला अधिकारी ने कथित तौर पर हटाए गए नामों की लिस्ट या रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। मतलब पारदर्शिता की कमी। स्रोत इसे पारदर्शिता का बड़ा मुद्दा मानता है। तो स्रोत में बताए गए इस कथित पैटर्न को समझना जरूरी है। चुनाव के ठीक पहले वोटर लिस्ट में तेज अस्पष्ट बढ़ोतरी, डुप्लीकेट नाम हटाने के आदेश और फिर हटाए गए नामों की जानकारी पब्लिक न करना। स्रोत के अनुसार ये सब मिलकर पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं। इन जमीनी चिंताओं के साथ साथ स्रोत एक और बड़े, मतलब सिस्टम से जुड़े बदलाव का जिक्र करता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ। हाँ, वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस वाला मुद्दा। स्रोत याद दिलाता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल सुझाया था, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ताकि संतुलन रहे। जी, वो सुझाव था ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का एकाधिकार न हो। लेकिन स्रोत बताता है कि उस सुझाव को कथित तौर पर किनारे कर दिया गया। एक नया कानून आया और उस कानून के तहत जो पैनल बना उसमें सरकार का बहुमत हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित एक कैबिनेट मंत्री। तो जाहिर है पैनल का संतुलन बदल गया, सरकार का प्रभाव बढ़ गया, ऐसा स्रोत का तर्क है। और स्रोत के मुताबिक इसी बदले हुए पैनल ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की। जी, ज्ञानेश कुमार। और स्रोत उन पर लगे कुछ आरोपों का भी जिक्र करता है। स्रोत इस पूरे बदलाव के नतीजों पर गहरी चिंता जताता है, खासकर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर, जो लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है। बिल्कुल। और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को स्रोत फिर से सीसीटीवी फुटेज वाले मुद्दे से जोड़ता है। स्रोत एक तरह की विडंबना की ओर इशारा करता है कि कथित तौर पर वही व्यक्ति जो फुटेज देने या सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार था, वही अब सबूत मांग रहा है, जबकि सबूत यानी फुटेज शायद है ही नहीं। यहाँ पर स्रोत एक बुनियादी सवाल उठाता है, अगर चुनाव कराने वाली संस्था की नियुक्ति ही सवालों में हो तो उसके काम पर कैसे भरोसा किया जाए? सही बात, ये संस्थागत निष्पक्षता का सवाल है। स्रोत अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए कुछ और खास घटनाओं का जिक्र करता है जिन्हें वो प्रत्यक्ष सबूत की तरह पेश करता है, जैसे उत्तर प्रदेश का एक कथित वीडियो जिसमें एक व्यक्ति खुद को रिकॉर्ड करते हुए 8 बार बीजेपी को वोट डालने का दावा कर रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है उस वीडियो के बारे में। और एक और गांव का किस्सा भी स्रोत बताता है। हाँ, एक दूसरे गाँव में एक व्यक्ति का कथित दावा कि उसने 6 बार बीजेपी को वोट डाला। स्रोत कहता है ये वीडियो काफी वायरल हुए थे। और इन्होंने चुनावी प्रक्रिया में सेंधमारी की चिंताओं को और बढ़ाया होगा। बिल्कुल। और फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला, वो तो काफी चर्चित रहा। अरे हाँ, चंडीगढ़ वाला मामला तो बिल्कुल सामने आया था। स्रोत के अनुसार वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे पर बैलेट पेपर खराब करते हुए पकड़े गए थे ताकि कांग्रेस आप गठबंधन की वोट अवैध हो जाए। हाँ, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हस्तक्षेप किया। ये मामला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा स्रोत बताता है, क्योंकि इसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ दखल दिया बल्कि बहुत सख्त टिप्पणी भी की। स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है और नतीजों को पलट दिया। हाँ, नतीजों को पलटा और असली विजेता को मेयर घोषित किया। स्रोत के लिए ये उदाहरण दिखाता है कि जब निगरानी होती है, जब हस्तक्षेप होता है, तो कथित गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं और नतीजे बदल सकते हैं। ये उन चिंताओं को बल देता है जो स्रोत उठा रहा है। जी, कि अलग अलग स्तरों पर हेरफेर की संभावना हो सकती है। अब हम उस राज्य पर आते हैं जिसे स्रोत शायद सबसे गंभीर मामला मानता है, बिहार। बिहार, अच्छा, वहाँ क्या खास है? यहाँ विशेष पुनरीक्षण, मतलब स्पेशल रिवीजन के नाम पर कथित तौर पर 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। 65 लाख नाम हटा दिए? हाँ, स्रोत का दावा है कि ये भारत के चुनावी इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि वोटरों की कुल संख्या बढ़ने के बजाय घट गई। 65 लाख,
ये बहुत बड़ी संख्या है। 65 लाख नाम हटाना, ये आंकड़ा तो वाकई अभूतपूर्व है अगर स्रोत का दावा सही है। सामान्य तौर पर तो हर चुनाव में वोटरों की संख्या बढ़ती है, नए युवा जुड़ते हैं। बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना ये कई बुनियादी सवाल खड़े करता है। स्रोत पूछता है ये नाम कैसे हटाए गए, क्या प्रक्रिया थी, क्या मानक थे, क्या लोगों को बताया गया, अपील का मौका मिला। स्रोत कुछ व्यक्तिगत किस्से भी बताता है जो इस स्थिति की अजीबोगरीब हालत को दिखाते हैं जी। जैसे भासु सिंह और कृष्णा देवी, उनकी मौत 8 साल पहले हो गई थी। अच्छा। उनके नाम कथित तौर पर लिस्ट में थे, लेकिन उनके जिंदा बेटे दिलीप कुमार, उनका नाम काट दिया गया था। क्या मतलब मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट में और जिंदा का नाम काट दिया? हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहने जैसा है। ये व्यक्तिगत कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस मानवीय पहलू को दिखाती हैं जो अक्सर बड़ी बहसों में खो जाता है। स्रोत के अनुसार अगर एक जिंदा योग्य नागरिक को वोट देने से रोक दिया जाए और मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट में बने रहें, तो ये तो पूरी वोटर लिस्ट की प्रामाणिकता पर ही गहरा सवाल है। स्रोत में सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का भी जिक्र है। हाँ, योगेंद्र यादव। बताया गया है कि वो 2 ऐसे लोगों को अदालत ले गए जिन्हें कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया था। उन्हें जज के सामने उन जिंदा लोगों को पेश करके साबित करना पड़ा कि ये जिंदा है और इनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। सोचिए, किसी को अपनी जिंदगी साबित करने के लिए अदालत जाना पड़े, वोट डालने के अधिकार के लिए। और इतना ही नहीं, स्रोत रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक खोजी रिपोर्ट का भी हवाला देता है। अच्छा, उस रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट में दावा था कि बिहार में 509 वोटर एक ही घर के पते पर रजिस्टर्ड थे। 509 एक घर में? हाँ, और जब जांच की गई तो पता चला कि वो घर था ही नहीं, वो पता ही फर्जी था। मतलब भूतों का मोहल्ला वोट डाल रहा था, जैसा स्रोत कह रहा है। बिल्कुल। ये मानवीय उदाहरण और ये खोजी रिपोर्टें ये उन बुनियादी सवालों को सामने लाती हैं जो स्रोत मतदाता सूची की सटीकता, उसकी प्रामाणिकता और उसके ऑडिट की प्रक्रिया पर उठा रहा है। जी, ये सभी उदाहरण मिलकर मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं स्रोत के नजरिए से। तो इस स्रोत लोकतंत्र पर हमला, वोट चोरी का महाखेल के आधार पर जो हमने ये पूरी चर्चा की, उसका सार देखें तो इसमें भारतीय चुनावों में वोटर लिस्ट के जरिए कथित हेर-फेर के बहुत गंभीर आरोप हैं। फर्जी या मरे हुए लोगों के नाम जोड़ना, जिंदा लोगों के नाम काटना, फिर सबूतों को सुरक्षित रखने में कथित लापरवाही, जैसे सीसीटीवी फुटेज का डिलीट होना, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल, हाँ, संस्थागत मुद्दे भी, और चुनावी गड़बड़ियों के कई कॉन्क्रीट उदाहरण भी स्रोत में दिए गए हैं। हाँ, स्रोत इन सभी अलग अलग कड़ियों को, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, सबूतों की समस्या, संस्थागत मुद्दे और जमीनी उदाहरणों को जोड़कर एक बड़ी और चिंताजनक तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। जैसा कि स्रोत बार-बार इशारा करता है, ये मुद्दा सिर्फ किसी पार्टी की हार जीत का नहीं है। स्रोत इसे सीधे सीधे लोकतंत्र के स्वास्थ्य से, उसके भविष्य से जोड़कर देखता है। बिल्कुल। और अंत में ये स्रोत एक बहुत ही मौलिक और शायद परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। अगर नागरिकों का वोट ही सुरक्षित नहीं है, अगर मतदाता सूची ही भरोसे के लायक नहीं है, तो क्या भारत में लोकतंत्र सचमुच जिंदा है? चुनाव का असल मतलब क्या रह जाता है? इस पूरी चर्चा के आखिर में स्रोत सामग्री के आधार पर एक सोचने वाला बिंदु ये उभरता है, किसी भी जीवंत लोकतंत्र की नींव होती है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, मतलब हर योग्य नागरिक वोट दे सके और हर वोट सही गिना जाए। लेकिन अगर वो प्रक्रियाएं ही सवालों के घेरे में आ जाएं जो इस निष्पक्षता को सुनिश्चित करती हैं, जैसे सटीक वोटर लिस्ट, पारदर्शी वोटिंग प्रक्रिया, सबूतों का होना, तो फिर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वैधता पर इसका क्या असर पड़ता है? चाहे कोई भी जीते या हारे। हाँ, परिणाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुचिता है। ये सवाल चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, उनकी सटीकता और सबसे जरूरी उनकी सत्यापन योग्यता यानी वेरीफाइबिलिटी के महत्व पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है।